अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहन भाइयों, हमारे पड़ोसी देश जिनके साथ भारत का बहुत ही गहरा संबंध है, सांस्कृतिक संबंध, ज़मीनी संबंध, भाईचारा का संबंध और रोटी बेटी का संबंध, वो देश है बांग्लादेश। बहन भाइयों, 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद इस देश के पार्टीशन हुए। जो आज का बांग्लादेश है वो कभी ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। उस ईस्ट पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश बना और अब जब से वहाँ सरकार गिरी है और नई हुकूमत इंटरिम गवर्नमेंट आई है, वहाँ पर हिंदुओं के साथ नरसंहार हो रहा है, वहाँ पर कत्लेआम हो रहा है, मंदिर जलाए जा रहे हैं और बांग्लादेश की जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है जिसे हम हिंदू कम्युनिटी कहते हैं, उसके साथ बांग्लादेश में भयानक अत्याचार हो रहे हैं। बहन भाइयों, एक देश के नाते, एक पड़ोसी के नाते भारत सरकार को, भारत के राजनीतिक दलों को और मैं भारत के समाज से अपील करता हूं कि इस मसले पर हमें बहुत ही निर्णायक दखल देने की ज़रूरत है। आज चर्चा इसी विषय पर। बहन भाइयों, जब से शेख हसीना की सरकार गिरी और बांग्लादेश के भीतर के हालात ख़राब हुए, आप सब ने वो वीडियो दृश्य देखे होंगे, बांग्लादेश की परिस्थिति देखी होगी कि किस तरह से वहाँ पर बांग्लादेश की माइनॉरिटी कम्युनिटी जिसे हम हिंदू समाज कहते हैं, जो वहाँ पर आज से नहीं सदियों से बसा हुआ है, उसके साथ बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है, गलत हो रहा है, धार्मिक तरीके से नफरत और हिंसा फैलाई जा रही है और ये हिंसा की पराकाष्ठा है कि मंदिर जलाए जा रहे हैं, हिंदुओं के तीर्थ स्थल, धार्मिक स्थल बिगाड़े जा रहे हैं और हिंदू संतों को जेल भेजा जा रहा है। बहन भाइयों, अब इस तरह के बांग्लादेश की कल्पना हमने नहीं की थी जिस प्रकार के वहाँ आज हालात उत्पन्न हो गए। मैं इसको कंपेयर तो नहीं अभी करना चाहता हूं क्योंकि भारत सरकार की जब विदेश नीति स्पष्ट होगी हम लोग भी इस पर अपनी ओपिनियन प्रस्तुत करेंगे, लेकिन बहनों भाइयों, भारत सरकार को इस पर बहुत ही निर्णायक दखल देने की ज़रूरत है। जो कुछ भी बांग्लादेश के भीतर हो रहा है वो निहायत ही परेशान करने वाला है। जिस तरह के वहाँ के वीडियोज़ आते हैं, जैसी खबरें आ रही हैं, ये एक समग्र चिंता का विषय पूरे देश के लिए होना चाहिए। ये सिर्फ हमारा आपका विमर्श नहीं होना चाहिए और सरकार को इस पर दखल देने की ज़रूरत है। आप याद कीजिए 1971 में क्या हुआ था, किस तरह से बांग्ला भाषी कम्युनिटी के साथ, चाहे वो हिंदू थे, मुसलमान थे, ईस्ट पाकिस्तान के नाम पर उनको दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया गया था। 1960 से लेकर 71 तक हालात बहुत ख़राब थे और इतने ख़राब हो गए कि भारत में बहुत बड़े पैमाने पर इन्फिल्ट्रेशन का सामना भारत को करना पड़ा। तब हम ऑलरेडी हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। बहनों भाइयों, तब की सरकार ने मुक्ति वाहिनी को सपोर्ट किया, बांग्लादेश पर दुनिया भर से प्रेशर होने के बावजूद फुल फ्लेज अटैक किया। जो ईस्ट पाकिस्तान था जिसका सृजन हुआ और वो बांग्लादेश बना, दुनिया भर की धमकियों के बीच जब अमेरिका अपना 7वां बेड़ा बंगाल की खाड़ी की तरफ रवाना कर चुका था। बहनों भाइयों, 1971 से लेकर अब तक बांग्लादेश में कभी इस तरह की समस्या नहीं आई और मुजीबुर रहमान को, जो शेख हसीना के फादर, उनको वहाँ का प्रधानमंत्री बनाया गया था। तब से लेकर अब तक का वक्त देखें, ये बड़ा दुखदाई है कि सरकार बदलते ही किस तरह से वहाँ पर कट्टरपंथी ताकतों ने एक घृणा का माहौल बनाया है। बांग्लादेश, जिसको साउथ ईस्ट एशिया में सबसे इमर्जिंग कंट्री के रूप में देखा जा रहा था, मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सटाइल्स, फार्मा, ऑटोमोबाइल, ज़बरदस्त काम हो रहे थे, आर्थिक क्रांति की तरफ बढ़ रहा था, आर्थिक स्वावलंबन की तरफ बढ़ रहा था। बहनों भाइयों, उसे अंधकार में झोंकने की कोशिश है और अगर बांग्लादेश जलेगा तो भारत पर उसकी आंच आएगी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए मेरा बहुत स्पष्ट मत है कि भारत सरकार को इस पर निर्णायक दखल देना चाहिए। भारत की जितनी भी पॉलिटिकल कम्युनिटी हैं, भारत की सोसाइटी है, जो भी सिविलाइज्ड सोसाइटीज़ हैं और ख़ासतौर पर यूनाइटेड नेशन को भी, हालांकि वो कुछ करता नहीं है, पंगु संस्था है, नकारा संस्था है यूनाइटेड नेशन, लेकिन देखना चाहिए कि बांग्लादेश के भीतर क्या हो रहा है। हमें उस पर आंख नहीं बंद करनी चाहिए, सार्वजनिक चर्चा करनी चाहिए। वो हमारे लोग हैं, अपने लोग हैं। पार्टीशन के पहले तो सब कुछ एक था बहनों भाइयों, लेकिन उधर का दुर्भाग्यजनक हालात हैं कि पहले ईस्ट पाकिस्तान बना, फिर बांग्लादेश बना और अब जो बन रहा है वो तालिबान बन रहा है। ये बड़ा कंसर्न है क्योंकि भारत का समाज वहाँ से जुड़ा है, भारत की अर्थतंत्र वहाँ से जुड़ा हुआ है और सबसे बड़ी बात यह कि हमारा
सामरिक हित भी वहाँ पर बहुत कुछ निर्भर करता है। तो ये चिंता सिर्फ राजनीतिक नहीं है, किसी हिंदू मुसलमान की चिंता नहीं है, ये भारत की चिंता है और इस पर बात होनी चाहिए। कुछ बयान आप सुन लें, फिर आज की डिबेट हम सुधी मेहमानों के साथ आगे बढ़ाएंगे। जिस प्रकार से अल्पसंख्यकों के प्रति वहाँ की सरकार का दृष्टिकोण है और बड़ी संख्या में अल्पसंख्यकों के धार्मिक स्थानों पर, मंदिरों पर, मठों पर, उनकी संपत्तियों पर हमले हो रहे हैं, ये निश्चित रूप से निंदा करने योग्य है। मुझे विश्वास है कि हमारी सरकार इस पर प्रभावी कार्रवाई करेगी। बांग्लादेश की सरकार को भी और दुनिया को भी इन सारे घटनाक्रम को संज्ञान लेना चाहिए। इस पे सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। मोदी जी को तुरंत जो राफेल खरीद के लाए हैं इनको उड़ाना चाहिए और कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। बांग्लादेश के वहाँ के राजदूत को बुलाकर इनको बाकायदे चेतावनी देनी चाहिए कि वहाँ पर एक भी ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। ऐसी स्थिति वहाँ नहीं होनी चाहिए। अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए, उनके जान माल की सुरक्षा होनी चाहिए, ये हमारा कहना है। और दुनिया भर में जहां भी जो भी अल्पसंख्यक है उन सबकी रक्षा और सुरक्षा का काम सरकारों को करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस ओर ध्यान देना चाहिए। तो बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को प्रारंभ करते हैं। मेरे साथ आलोक अवस्थी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, सुनील साजन समाजवादी पार्टी से हैं, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं, आसिम वकार MIM के प्रवक्ता हैं, SM अशरफ साहब जाने माने स्कॉलर हैं, हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, और उत्कर्ष सिन्हा जी को हमने आमंत्रित किया हुआ है। बांग्लादेश के मामलों के इस देश में इकलौते विशेषज्ञ पत्रकार हैं और बांग्लादेश पर कई पुस्तकें लिख चुके हैं और बांग्लादेश की राजनीति और वहाँ के मसलों को मौके पर जाकर भी कवर कर चुके हैं। तो बहुत मोस्ट रेलिवेंट जर्नलिस्ट हैं ये, जो बांग्लादेश के मौजूदा हालात और वहाँ की कॉम्प्लिकेटेड पॉलिटिक्स और रिलीजियस मूवमेंट्स और जिस तरह का हिंसा का माहौल है उस पर भी हम उनके साथ चर्चा करेंगे। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड, आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। आलोक अवस्थी जी, भारत सरकार को निर्णायक दखल की ज़रूरत है, विलंब किस बात का है? देखिए, भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत और जो संबंध एक पड़ोसी देश के साथ होते हैं उसके तहत अपने कार्रवाई कर रही है। हमारे विदेश सचिव अभी हाल में ही वहाँ पर लौट करके आए हैं और उसके बाद बांग्लादेश के सचिव का ये बयान भी आया कि आपसी विश्वास और सम्मान तथा एक दूसरे की चिंताओं और हितों के प्रति आपसी संवेदनशीलता को हम महत्व देते हैं और हम अल्पसंख्यकों की रक्षा करेंगे। उसके बाद से वहाँ पर तमाम दबाव बनाया गया है भारत सरकार के द्वारा और लगातार जो है हम उन वहाँ के हिंदुओं के प्रति संवेदनशीलता देखते हुए और लगातार सरकार उस पर जो है अपने बयान दे रही है और जो कूटनीतिक प्रयास हैं, जो भारत की विदेश नीति है, उसके तहत भारत सरकार पूरी तरीके से कार्रवाई कर रही है। मेरा कंसर्न वहाँ के हिंदू समाज पर है, उनकी सुरक्षा के लिए भारत सरकार क्या जतन कर रही है? भारत सरकार वहाँ की सरकार को चेता चुकी है, जता चुकी है और उनसे कह चुकी है कि आप अपनी आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करें और वहाँ के अल्पसंख्यकों की रक्षा करें, उनके मंदिरों की रक्षा करें, उनके प्रतिष्ठानों की रक्षा करें। और हमने जब यही दृष्टि देखते हुए जब CAA का कानून लेकर के आए थे तो सारा विपक्ष उस CAA आंदोलन के खिलाफ, उस बिल के खिलाफ आंदोलन खड़ा कर रहा था और जो है उसको कह रहा था कि वापस लो और ये काला कानून है। आज उसकी कीमत समझ में आ रही है कि हम उन हिंदुओं को अपने यहाँ नागरिकता दे पा रहे हैं जो भारत में शरणार्थी होकर के आना चाहते हैं। अगर विपक्ष का सुनी जाती तो CAA का कानून रद्द हो जाता और ये हथियार वहाँ के विस्थापितों को हम कोई जगह नहीं दे सकते थे। और मैं एक बात और भी कहना चाहूँगा ब्रिजेश जी, विपक्ष को हर समय राजनीति नहीं करनी चाहिए। राजनीति करने के लिए जो तुष्टीकरण की राजनीति के तहत गाजा के मुसलमानों के ऊपर अत्याचार पर अगर विपक्ष बोलता है तो उसको बांग्लादेश के हिंदुओं पर भी बोलना चाहिए। वहाँ पर बांग्लादेश में जो हिंदू हैं वो अल्पसंख्यक हैं और जिस तरीके से वहाँ की राजनीति बदली है अभी रातों रात, वहाँ पर एक तरीके से भारत विरोध का जो है पूरा ज्वार उत्पन्न किया गया है। इसमें कई सारे देशों की शक्तियाँ शामिल हैं और यह कोई साधारण स्थिति नहीं, असाधारण स्थिति है। और निश्चित रूप से भारत की सरकार जब भी कोई कड़ा कदम उठाना होगा तो वह उचित माध्यम के द्वारा विदेशी कूटनीति को देखते हुए कदम उठाएगी। आपने दो इम्पोर्टेंट इशूज फ्लैग किए। इशू नंबर 1, आपने कहा कि अगर CAA कानून NRC लागू हो गया होता तो हम
विस्थापित हिंदुओं को यहाँ पर नागरिकता दे देते। लेकिन वहाँ मैंने जितने भी हिंदुओं के बयान सुने हैं उनमें से कोई अपनी मिट्टी छोड़ने नहीं चाहता, वो वहाँ रहना चाहते हैं। आपको उनकी सिक्योरिटी वहाँ इंश्योर करनी चाहिए। निश्चित बात है, हर व्यक्ति को अपनी जमीन से प्यार होता है। यह बांग्लादेश भी जो है 1947 में अगर नेहरू की नीति नहीं होती बंटवारे की, तो ये बांग्लादेश आज भारत का पार्ट होता, पाकिस्तान भी नहीं बना होता। तो जो बंटवारे की नीति, काटो और बांटो की जो नीति रही है कांग्रेस की, उसके तहत सत्ता से प्यार करते हुए नेहरू जी ने और जिन्ना जी ने इन दो देशों का गठन किया है। और यह हमारे लिए नासूर बना है जो अगल और बगल में दो हमारे जो है देश बन गए हैं। और यह भारत को जो आज परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है, ये परिस्थितियां नहीं बनी होती अगर सत्ता के लालच में कांग्रेस ने देश का बंटवारा नहीं किया होता। आलोक जी, क्या 1971 दोहराने का वक्त आ गया है कि भारत सरकार, मुझे लगता है कि अब इस पर जो भी राय बनेगी वो जनता के बीच में तो नहीं कही जाएगी। कूटनीतिक चीजें हैं, भारत सरकार कूटनीति के तहत काम कर रही है। विदेश नीति के तहत सरकार की एक नीति होती है, सरकारें बदलती रहती है, लेकिन विदेश नीति नहीं बदलती है। मुझे लगता है कि सरकार अपने उचित माध्यमों के द्वारा, जो कि वो बहुत धन्यवाद आपका, लगातार कर रही है। मैं दूसरे चरण में आपके बाकी विचारों को स्थान दूंगा। अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप का बयान जो है, हाँ, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का बयान भी जो आपने देखा होगा, जो कि उन्होंने बांग्लादेश को चेताया है, यह एक भारत सरकार की बड़ी उपलब्धि है। जी, शुक्रिया आपका। मैं सुरेंद्र राजपूत जी को आमंत्रित करता हूं इस परिचर्चा में। सुरेंद्र जी, क्या कारण है कि बांग्लादेश में देखिए किस तरह से हिंदुओं के साथ, वहाँ की माइनॉरिटी कम्युनिटी के साथ रिलीजियसली बड़ा हेट बिहेवियर हो रहा है, वायलेंस हो रहे हैं। आखिर हमें कुछ ठोस प्रयास करके एक पॉलिटिकल स्ट्रांग मैसेज बांग्लादेश की सरकार को क्यों नहीं दिया जा रहा है? किसने रोका है? आप लोग इकट्ठा होइए और दीजिए। हम तो इकट्ठा हैं। हमने तो पहले दिन, जिस दिन बांग्लादेश का तख्ता पलट हुआ था, उस दिन हमने कहा था सर्वदलीय बैठक बुलाइए। हमने उसके बाद सर्वदलीय बैठक में अपने सारे अख्तियार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दे दिए थे। कहा था कि विदेश नीति पर जो भी निर्णय आपको लेना हो, वो पूरा देश आपके साथ में है। हमने तो उसी दिन बाकायदा लिखित है और हमारी बहुत साफ सी बात। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के प्रोपोगेंडा के लोग जो हैं, अब इनके तो गोबेल्स के भी बाप हो गए हैं। हम आपको 2-3 चीजें बताते हैं। अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार, अनाचार, कदाचार जहां जहां पर भी हो रहा है, वो सारे के सारे आतताई हैं और सबका डीएनए एक है। वो चाहे बांग्लादेश के अल्पसंख्यक यानी हिंदुओं पर हो रहा हो, और चाहे संभल के अल्पसंख्यक यानी मुसलमानों पर हो रहा हो। आप बांग्लादेश को कंपेयर कर रहे हैं संभल से? मैं फिर से आतताइयों को कंपेयर कर रहा हूं। आप अकेले बांग्लादेश पे बात नहीं करेंगे? मैं क्यों नहीं करेंगे भाई? जब एक चीज पूरी होगी हर जगह पर, एक सीरीज में कोई चीज होगी, आप हमको बताइए। एक दूसरे देश में, एक आपके देश में। अरे तो क्यों नहीं होगा? कि एक बात, पहले बांग्लादेश पे चर्चा हो जाए। नहीं, बांग्लादेश पर तो चर्चा होगी, लेकिन आपको इसकी चर्चा पे क्या गुरेज है कि सारे आतताइयों का डीएनए बांग्लादेश पर आप लोगों सारे, का विजन स्पष्ट है। हाँ, मैं उसी पर रहूंगा। लेकिन ये बात तो आपको माननी पड़ेगी ना, कट्टरपंथी सब एक जैसे हैं। किसी धर्म के कट्टरपंथी हो, सारे के सारे कट्टरपंथी एक जैसे हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं, एक डीएनए है सबका। और एक तरीके से इतना उत्तेजना वाला सवाल तो नहीं किया था। मैं आपको बताऊं, बांग्लादेश में भी मेरे भाई मारे जा रहे हैं और संभल में भी मेरे भाई मरे थे। एक बायां हाथ कटा था, दूसरा दायां हाथ कटा था। लूला तो मैं हुआ ना, खून तो मेरी मां का बहा ना, खून तो मेरे देश का बहा ना, मेरे देशवासियों का बहा, मेरे भाइयों का बहा ना। आप मुझे बताइए, एक कट्टरपंथी ने मेरा बायां हाथ काटा, एक कट्टरपंथी ने मेरा दायां हाथ काटा। लूला कौन हुआ? इंसानियत लूली हुई। आप मेरी बात को समझिए। अब आप आ जाइए इस बात पर। आपसे क्या आप चिंतित हैं बांग्लादेश के? बहुत ज्यादा चिंतित हूं। तो वहां क्या करना चाहिए? मैं तो कहता हूं कि हमने भारत सरकार को सारे अख्तियार दे रखे हैं, सारे। आपसे अगर नहीं संभल रहा है तो हम इंदिरा गांधी जी की तरीके के रास्ते पर चलने के लिए तैयार हैं। आप सत्ता छोड़िए, हम काम कर देंगे। आप वार चाहते हैं? हम फिर वही चीज है। क्या इंदिरा गांधी वार चाहती थी? हालात ऐसे थे। बोलिए, हालात थे। बस जो जवाब आपका वो जवाब मेरा। आप इस बात को क्यों कहते हैं कि वॉर चाहते हैं? वॉर आप चाहते हैं, बताइए, या वॉर इंदिरा जी चाहती? मैं तो निर्णायक दखल चाहता हूं। निर्णायक दखल, डिसाइसिव एक्शन। फिर से बताता हूं आपसे, अभी खाली ये आग वहां नहीं बुझी है। अभी बांग्लादेश की से जो म्यांमार की सीमा जुड़ी हुई है, वहां पे भी शुरू हो गया है सर। अभी आप चिंता मत कीजिए। तो क्यों नहीं सजेस्ट करते हो? आप लोग तो प्रिंसिपल अपोजिशन है, आप मिलिए और सजेस्ट करिए कि देखिए गलत हो रहा है। एक बार नहीं सजेस्ट किया, मैं तो कहता हूं ना आपसे कि ये लोग
आज की डेट में हिंदू मुसलमान की फसल, सांप्रदायिकता का जहर, इससे आगे नहीं बढ़ पा रहे। आज की डेट में अगर बांग्लादेश की इनसे बात पूछ लीजिए तो कहेंगे लखनऊ में हमने प्रदर्शन कर दिया। अरे भाई, लखनऊ में प्रदर्शन करके आलोक जी, पहला राउंड है, थोड़ा अपनी बात कह लें। लखनऊ में प्रदर्शन करके ब्रजेश भाई आप मुझे बताइए आपने हासिल क्या किया? लखनऊ के प्रदर्शन से बांग्ला अभी इससे देश की सॉलिडेरिटी दिखती है कि वहां के जो कुछ भी हो रहा है ना, वो हम एक हैं। ओहो, लखनऊ में क्यों? वो बांग्लादेशियों को दिख रही है पूरे, आप याद करिए 71 में क्या हुआ था, हिस्ट्री पढ़िए। पूरे देश में ईस्ट पाकिस्तान के खिलाफ माहौल था। सुनिए, परसों बांग्लादेश में एक फौजी जनरल कह रहा था नरेंद्र मोदी जी का नाम लेकर के, क्या नाम, अमित शाह जी का नाम लेकर के, और उसका तीसरे राजनाथ सिंह जी का नाम लेकर, मैं अकेला आदमी था जिसने उसकी मजम्मत की कि हमारे देश के सर्वशक्ति प्रधानमंत्री के खिलाफ तुम्हारी हिम्मत, हैसियत और हौसला कैसे हुआ। एक भाजपाई नहीं बोला। धन्यवाद सर। एक भाजपाई अगर बोला हो तो ये भाजपा के लोग इतने नाकारा लोग, उत्कर्ष सिन्हा जी को आउट ऑफ टर्न बुलाना चाहता हूं। इतने नाकारा, सर 30 सेकंड सर, इतने नाकारा लोग हैं कि पड़ोसी देश के नाम पर भी चाहते हैं कि हिंदुस्तान में बवाल हो। बहुत शुक्रिया। मैं आपसे इतना कहता हूं खाली कि आज इस बात को जान लीजिए कि चिंगारी का खेल बुरा होता है, और इतिहास को आलोक अवस्थी जी डिस्टॉर्ट मत किया कीजिए, आप लोग कायर लोग हैं। ओके, उत्कर्ष सिन्हा जी को आमंत्रित किया जाए। उत्कर्ष जी, बहुत स्वागत आपका। क्या ताजा कायर हम या कायर नेहरू थे? अरे कायर आप नेहरू का नाम लेने के लायक नहीं हो सर। पहला राउंड है सर, हम लोग कायर नेहरू थे जिसने देश का बंटवारा किया और ये पाकिस्तान को जन्म दिया। पाकिस्तान को जन्म देने वाला नेहरू है, कांग्रेस है। कांग्रेस ने अपने स्वार्थ में सहयोग करके इस देश का बंटवारा किया और आज वो दल से भुगत रहे हैं। 4 युद्ध हम लड़ चुके हैं सर। दोनों लोग अनुशासन में रहें सर, और मैं उत्कर्ष जी को आमंत्रित करता हूं। ताजा सूरत हाल और भारत सरकार को क्या करना चाहिए, वर्ल्ड कम्युनिटी क्या कर रही है, और हमें क्या इफर्ट डिसाइसिवली लेने की जरूरत है। उत्कर्ष जी, गो अहेड। ब्रजेश जी, देखिए, राजनीति अपनी जगह पे है, मैं तो तथ्यों की बात करूंगा, मैं वहां की परिस्थितियों की बात करूंगा। बांग्लादेश में अगस्त में शेख हसीना को वहां से निकलना पड़ा, और वो स्थिति भारत के लिए अच्छी नहीं, और 2 वजहों से अच्छी नहीं थी। एक तो शेख हसीना एक ऐसी नेता थी जो भारत सरकार के साथ या भारत के साथ, पूरे देश के साथ उनका एक अच्छा तालमेल था, माना जाता था, और इमोशनल कनेक्ट था। लेकिन दूसरी परिस्थिति ज्यादा खराब, और वो परिस्थिति ये थी कि हमारे इंटेलिजेंस को ये अंदाजा ही नहीं हो पाया, हमारे दूतावास को ये अंदाजा ही नहीं हो पाया कि ऐसी बड़ी घटना बांग्लादेश में घटने वाली है, और हम आश्चर्यचकित। तो एक तो वहां पे बात थी। दूसरी तरफ जब मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में एक कमेटी बनी, मैंने उन कमेटी के सारे 10 लोगों को एनालिसिस किया, उसमें 3 हिंदू भी हैं, बांग्लादेश के 3 हिंदू प्रोफेसर्स भी हैं। वो एक बात थी, लेकिन सडनली क्या हुआ जिसके बाद हालात बिगड़े। आपको याद होगा जब पहली बार हिंदुओं के ऊपर हमला और मंदिरों के ऊपर हमला हुआ था, तो छात्रों के संगठनों ने वहां पे इकट्ठा होकर और सुरक्षा करनी शुरू की थी। ढाकेश्वरी मंदिर के फोटो हमने देखे, वहां की खबरें देखी हमने, डेली स्टार जो वहां का सबसे बड़ा अखबार है उसने रिपोर्ट किया। लेकिन उसके बाद से हालात बिगड़े। बांग्लादेश में पाकिस्तान गवर्नमेंट कहिए या पाकिस्तान की आईएसआई कहिए, उसने अपना इन्फ्लुएंस बहुत बढ़ा लिया, और उसके इन्फ्लुएंस को बढ़ाने में चाइना का सपोर्ट भी रहा। तो जब वो इन्फ्लुएंस बढ़ा रहे थे, जब वो जमात इस्लामी को, बांग्लादेश की जमात को जो है वो सपोर्ट कर रहे थे और वो हरकतें बढ़ रही थी, उस वक्त भी हमको समझ में नहीं आ रहा था एक्चुअली कि हमको स्टैंड क्या लेना है। अगस्त से दिसंबर हमारा वो पड़ोसी जिसके साथ हमारे 7 सिस्टर्स का बॉर्डर मिलता है, जिनमें से कई डिस्टर्ब हैं ऑलरेडी, हमको 4 महीने लग गए। हमारा विदेश सचिव स्तर का एक अधिकारी दौरा किया, और चलिए कुछ हासिल तो हुआ, कम से कम हस्तक्षेप तो हुआ। लेकिन डिप्लोमेटिक एंड पे मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि भारत सरकार कमजोर पड़ी। 3 महीने बहुत कमजोर रही, और वो वैक्यूम जो था, वो जो टाइम पीरियड था, उस टाइम पीरियड ने पाकिस्तान को क्या हम पूरा लोग मौका शेख दिया। हसीना को लेकर डिफेंसिव मोड में आखिरी लाइन इस कारण ऐसा है?
आखिरी लाइन, जी। आखिरी लाइन, आज की तारीख में हालात ये है कि अवामी लीग जो शेख हसीना की पार्टी थी वो बिल्कुल डिस्कार्डेड है पाकिस्तान बांग्लादेश में, और खालिदा जिया जो मुजीब के खिलाफ बांग्लादेश के राष्ट्रपिता के खिलाफ जो पार्टियां सत्ता में आई थी उसको लगातार प्रमोशन मिल रहा। तो ऐसे हालात में भारत सरकार को अपने चैनल्स बढ़ाने पड़ेंगे। मुझे लगता है कि भारत के क्या हम लोग बंगाली टैग्ड हो गए हैं सांसदों का बहुत अच्छा रिश्ता रहा है, कंप्लीटली टैग्ड हैं कि उनको हम लोग जाना शेख चाहिए, हसीना ऑल को पार्टी सपोर्ट डेलीगेशन कर रहे हैं? भेजना चाहिए। शेख हसीना की वजह से भारत टैग्ड हो गया और वहां पर इस कारण भारत विरोधी लहर है, या फिर हमारी पॉलिसीज की वजह से है, या वाकई में उनमें हेट पहले से थी और मौके की तलाश थी उन्हें? शेख हसीना एक वजह है, लेकिन षड्यंत्रकारी ताकतें जो थी, जो शेख हसीना के खिलाफ साजिश रच रही थी, वो दरअसल भारत की समर्थक ताकतें नहीं थी। तो शेख हसीना आज भारत में है, हमारी स्थिति ये है कि हम उनको हटा भी नहीं सकते, और हमारी स्थिति ये है कि शेख हसीना के वजह से बांग्लादेश में जो रिएक्शन है इन कॉमन, नहीं, हमें उन्हें हटाना भी नहीं चाहिए। आलोक जी ने बड़ी अच्छी बात कही, आलोक अवस्थी ने, कि भारत की जो फॉरेन पॉलिसी, सरकारें आती जाती रहती हैं, हमारी पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी नहीं चेंज होती है। हम तब शेख मुजीबुर रहमान के साथ थे, आज हम शेख हसीना के साथ हैं। मैं इस पे सहमत नहीं हूं, क्योंकि पिछले 10 सालों में भारत में साउथ एशिया की जो पॉलिटिक्स रही है और उसमें विदेश नीति में भयंकर तब्दीली आई है। हमने देखा कि नेपाल में आज भारत विरोधी भावना है, श्रीलंका में पूरा चुनाव हो गया इस तरीके से, पाकिस्तान हमारे साथ पहले क्या था और धोखा कैसे दिया पाकिस्तान ने, वो भी हमने देखा। बांग्लादेश के साथ हमारे बड़े अच्छे रिश्ते थे, भूटान जो है वो अपनी पोजीशन का फायदा उठा रहा है। तो मुझे लगता है कि साउथ एशिया पॉलिसी में बड़ा परिवर्तन आया है, और उस परिवर्तन का ओके, लास्ट क्वेश्चन की क्या लोकल अथॉरिटी जो इंटरिम गवर्नमेंट है, अक्षम, अयोग्य, नकारा है, या फिर वो इस तरह का वायलेंस को इंस्टिगेट होने दे रहे हैं? नहीं, मैं इस पे बड़ा सीधा मेरा जवाब है कि जो ये कमेटी बनी है, जो कार्यकारी सरकार जो चला रही है, इनमें पॉलिटिकल विल वाले लोग नहीं हैं। मोहम्मद यूनुस एक बहुत अच्छे सोशल वर्कर थे, इकोनॉमिस्ट थे, सब कुछ थे, लेकिन पॉलिटिकल स्टैंड लेने की उनके अंदर क्षमता नहीं है, और पर्दे के पीछे से इन्फ्लुएंस पाकिस्तान परस्त ताकतों का बांग्लादेश में बढ़ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका उत्कर्ष जी। मैं दूसरे चरण में आपके बाकी विचारों को सम्मिलित करूंगा। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुनील साजन मेरे साथ मौजूद हैं। सुनील जी, मैं समाजवादी पार्टी के थॉट प्रोसेस समझना चाहता हूं, आप लोग क्या ओपिनियन रखते हैं बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो घनघोर भयानक अत्याचार और उनके रिलीजियस प्लेसेस पे जिस तरह का तोड़फोड़ हो रही है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, समाजवादी पार्टी क्या ओपिनियन रखती है? देखिए ब्रजेश जी, जो घटनाएं घट रही हैं उन्हें आप अच्छा संकेत नहीं मान सकते। अगर आप लोहिया जी की बात करें, या जो आपने ओपनिंग में कहा कि इस देश की संस्कृति और सभ्यता, इस देश का तालमेल, रोटी बेटी का रिश्ता, व्यापारिक रिश्ता जो हमारा आपका बांग्लादेश से था, और आज जिस तरीके से बांग्लादेश में अन्याय हो रहा है, हिंदुओं के खिलाफ अन्याय हो रहा है, या मैं ये कहूं कि इस देश का हमेशा से एक स्वभाव रहा है जिसके खिलाफ भी अन्याय हुआ है, ये देश उसके मदद के लिए खड़ा हुआ है। हम महाभारत की बात करें, रामायण की बात करें, या आधुनिक युग में आकर के बात करें, तब भी जिसने भी मदद मांगी है, और जो पड़ोसी रहा है, पड़ोसी के साथ हमारा व्यवहार ऐसा रहा है कि उससे रिश्ते अच्छे रहें। लेकिन आज जो बीजेपी की सरकार देश में है, जो हमारा मित्र नेपाल था वो भी हमारा मित्र नहीं बचा, चाइना से हमें पहले ही से दिक्कत थी, पाकिस्तान साजिश कर रहा था, तो जो दुश्मन थे वो और दुश्मन हुए हैं, जो हमारे करीब थे वो नीतियां कहां बदली हैं, किस तरीके का व्यवहार हुआ है, कोई साथ नहीं खड़ा है। लेकिन फिर भी हमारा भारत इतना ताकतवर है कि वो इंटरफेयर कर सकता है। आप चाहते हो कि दखल दिया जाए? बिल्कुल, मैं अभी बीजेपी के प्रवक्ता को सुन रहा था। आप मिलिट्री सॉल्यूशन चाहते हो? नहीं, हम कोई भी वो रास्ता जो अन्याय रोक सके,
अत्याचार रोक सके, उत्पीड़न रोक सके, वो रास्ता भारत सरकार को अपनाना चाहिए। लेकिन जो बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि हमने, सरकार ने चेता दिया है, सरकार ने समझा दिया है, तो सरकार ने किस तरीके से चिताया? जैसे चाइना को चिताते हैं, उनको लाल आंख दिखाते हैं और चाइना घुसा चला रहा है, फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। एक दूसरी बात, अभी सुरेंद्र राजपूत जी ने बहुत अच्छी बात कही कि जो कट्टरपंथी लोग हैं, सिर्फ हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में नहीं, ब्रजेश जी, दुनिया के किसी भी मुल्क में अगर कोई भी कट्टरपंथी हैं और वो सरकार का हिस्सा है, पावर में है, तो उस देश में अराजकता है, बंटवारा है, नफरत है, दंगे हैं, मारपीट है और भाईचारा खत्म है। ओके, पार्लियामेंट में आप तीसरी लार्जेस्ट पार्टी हैं लोकसभा में, आप सरकार पर दखल का प्रेशर क्यों नहीं बनाते? कौन रोकता है आपको? नहीं, आपने हमारा पक्ष जब जानने की कोशिश की तो हम अपना पक्ष रख रहे हैं, और जब मामला देश की सीमाओं से अलग हो तो मुझे लगता पूरा देश सरकार के साथ खड़ा है। लेकिन सरकार कहां खड़ी है? थैंक यू। सरकार तो बांग्लादेश के बहाने हिंदुस्तान में दंगा कराना चाहती है। बहुत शुक्रिया आपका। तो जो लोग वहां दंगा कर रहे हैं या जो लोग हमारे देश में दंगा कर रहे हैं, उनका व्यवहार, उनका लक्ष्य, उनका बर्ताव, उनका ताना बाना एक जैसा है। हम दोनों कट्टरपंथियों के खिलाफ है, जो हमारे देश में है या दुनिया के किसी भी देश में है। मैं आसिम वकार साहब को आमंत्रित करता हूं इस पर चर्चा में। वकार साहब, बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है बहुत ही चिंताजनक बात है, और वहाँ की माइनॉरिटी कम्युनिटी यानी हिंदू कम्युनिटी के साथ बड़े भयानक अत्याचार हो रहे हैं। आप क्या सजेस्ट करते हैं कि हमें यानी भारत सरकार को क्या करना चाहिए? देखिए, पूरे देश की जो निगाह है वो प्रधानमंत्री जी पे टिकी है कि प्रधानमंत्री जी क्या बोलेंगे और क्या फैसला लेंगे। और पूरा देश बोल रहा है, लेकिन कोई नहीं अगर बोल रहा है तो वो प्रधानमंत्री नहीं बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के अभी हमारे प्रवक्ता जी ने कहा कूटनीति, विदेश नीति। अब मैं सीधी सी एक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड में एक बात करना चाहता हूं कि कौन सी विदेश नीति की बात कर रहे हैं। 2014 से पहले नेपाल हमारा दोस्त था, श्रीलंका हमारा दोस्त था, बांग्लादेश हमारा दोस्त था, म्यांमार हमारा दोस्त था, भूटान हमारा दोस्त था, चीन से थोड़े बहुत हमारे इख्तलाफात थे और पाकिस्तान से हमारे इख्तलाफात थे। आज की पोजीशन में चीन, पाकिस्तान, भूटान, श्रीलंका, बर्मा, बांग्लादेश सब हमारे खिलाफ हैं। कौन सी विदेश नीति है आपकी? आप अपने पड़ोसियों से आप नहीं दोस्ती कर पा रहे हैं, आप अपने पड़ोसियों को नहीं समेट कर रख पा रहे हैं, तो इसमें गलती किसकी है? विपक्ष की गलती है या प्रधानमंत्री? अरे वहाँ हिंदू मारा काटा जा रहा है, क्या किया जाए? सर, किया ये जाए कि देखिए क्या किया जाए, देश का कोई भी मुसलमान, कोई भी हिंदू, या यूं समझ लीजिए कोई भी देशभक्त इस स्थिति में कहीं भी किसी भी तरह से बांग्लादेश के जो दंगाई उनके साथ नहीं खड़ा होगा। हम अपने देश में इसी कैंसर से पीड़ित हैं। हमारे देश में जो मुसलमानों के साथ हो रहा है वही सेम बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है। जब हम यहां सरकार की मुखालफत कर रहे हैं कि आप यहां की माइनॉरिटीज को आप मार रहे हैं, दबा रहे हैं, तो हम बांग्लादेश के सरकार के साथ कैसे खड़े हो सकते हैं? ये तो आप कांग्रेस और सुरेंद्र राजपूत की भाषा बोल रहे हैं। सर, सुरेंद्र राजपूत की, सुनील साजन जी की ये भाषा उनकी नहीं है, ये भाषा देश की है सर। ये भाषा है इंसानों की, ये जानवरों की भाषा नहीं है सर। क्या समझा के लाए हो इनको? नहीं, ये सर बात समझिए, पहले आप बात समझिए, फ्लो मत तोड़िए इस वक्त। मैं प्रधानमंत्री जी से सीधे सीधे बात करना चाहता हूं कि आप चुप क्यों हैं। दूसरी बात, आपने कहा सोल्यूशन, जो बीमार व्यक्ति होता है, जो उसको तकलीफ होती है, वो कहता है साहब चाहे सर्जरी से करो, चाहे एलोपैथिक करो, चाहे होम्योपैथिक करो, चाहे आप आयुर्वेदिक करो, चाहे योगा से बीमारी ठीक करो। आप कह रहे हैं मिलिट्री एक्शन। सर, चाहे कूटनीति से करो, रणनीति से करो, राजनीति से करो, चाहे आपको क्या लगता है फौजी नीति से करो, फौजी नीति से। 1971 का वक्त आ गया है जी। 1971 दोहराने का वक्त है। नहीं, मैं कह रहा हूं कि 1971 अगर दोहराने की जरूरत है तो बिल्कुल दोहराइए। हालात ऐसे हैं, थोड़ा आप पॉलिटिकल लोग हैं, बताइए सर। फिर मैंने आपसे कह दिया, आपकी राय मायने रखेगी। ये तो सरकार जवाब देगी सर, हम लोग सरकार में कहां हैं? आप पोजीशन में हैं, जवाब दें। नहीं,
आप समझे नहीं, बात अपोजिशन की नहीं हो रही है। हम तो अपोजिशन में बैठे हैं, हम तो ये चाहते हैं कि हमारे सारे मित्र देश वापस से मित्र बन जाएं, हमारे जो चारों तरफ जो हमारे देश के बॉर्डर थे वो सुरक्षित हो जाएं, हमारे जो देश में जो शांति थी वो शांति वापस आ जाए। अब मैं छोटी सी बात कहना चाहता हूं, जब 1947 में देश आज़ाद हुआ, 1951 में गणराज हुआ, गणतंत्र बना हमारा देश, तो उसके बाद से हमारे देश में जब अंग्रेज चले गए थे तो हमारे पास था क्या सर? थोड़े से पैसे थे, थोड़े से पैसे थे, थोड़े से कारोबार थे। हमारी जो सरकारें थी उन्होंने मेहनत कर करके एक दौर ऐसा था हमारे देश में लोगों के पैरों में 80% लोगों के पैरों में चप्पल नहीं होती थी सर, कपड़ा नहीं पहन पाते। राइट सर, उन हालातों पे फिर चर्चा कर लेंगे सर। सुनिए तो बात तो सुनिए सर, मैं आपसे कंप्लीट करें प्लीज। बहुत जेन्युइन बात कर रहा हूं सर, सुनना पड़ेगी आपको। जिनको सुनाना है उनको तो सुना नहीं, जबरदस्ती सुनाऊंगा सर। अरे बोलो आप। मैं आपसे कह रहा हूं गिरिराज सिंह से मिलने का टाइम है आपके नेता को। पिछली सरकारों ने 80% लोगों को, 80% लोगों को भूख से निजात दिलाई, उनको कारोबार दिया, उनको रोजगार दिया, उनको बहुत बहुत अपनी रोटी दी। और आज की सरकार क्या कर रही है सर? 80 करोड़ लोगों को भीख में रोटी दे रही है। बहुत धन्यवाद। मैं ऐसे मसरफ साहब सरकार चला रहे हैं, बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर। मैं ऐसे मसरफ साहब को इस परिचर्चा में आमंत्रित करता हूं। अशरफ साहब, जो ताज़ा सूरत हाल है वो बड़ी चिंताजनक है और हम सबको मिलकर इसकी मजम्मत करनी चाहिए और सरकार से अपील करनी चाहिए कि निर्णायक दखल दें वहाँ पे। इस प्रकार हिंदुओं पर अत्याचार, इसको भारत का समाज बर्दाश्त नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करना भी नहीं चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि आप भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम आप जैसे देशभक्त तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरकार क्या करती है, सरकार का रवैया बता रहा हूं मैं आपको। अपना रवैया बताएं पहले। 15 अगस्त 2024 लाल किले के प्राचीन से हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि 140 करोड़ हिंदू बिल्कुल इसको बर्दाश्त नहीं और सहन कर सकता कि जो बांग्लादेश में हो रहा है। कितने महीने हो गए? 4 महीने। 4 महीने में कोई एक कदम हमको ऐसा बताइए। विदेश सचिव को भेजा। अरे बास भेजना, सचिव से भेज रहा, आप भी वो बात करते हैं। एक तरफ तो कभी आप लाके इंदिरा गांधी की मिसाल दे रहे हैं, कहेंगे साहब वहां 2 टुकड़े कर दीजिए, फिर विदेश सचिव की लाके बात करते हैं। सचिव स्तर पर बातें होती रहती हैं, इसकी कोई बहुत अहमियत नहीं है। अब उसको कहीं ना कहीं कभी आप उसके सवाल पूछें, कभी आप डिफेंड करने लगते हैं। मेरी समझ में ये बात नहीं आती। एक ही तरफ रही है कि आप चाहते क्या है। अगर आप ये चाहते हैं कि बांग्लादेश को वाकई सबक सिखाया जाए, नहीं तो एक तरफ, आज आपको भी एक तरफ रहना पड़ेगा, 2 तरफ थोड़ी रह पाएंगे आप। मैं तो निर्णायक दखल की, देखो मेरा बहुत अहम सवाल है। बांग्लादेश का है, हमारे अल्पसंख्यक के साथ वहां जाति हो रही है, माइनॉरिटीज के साथ, तो ये बहुत अहम सवाल है। तो आपने निंदा की, सख्त एक्शन की। निंदा के साथ साथ मैं तो कह रहा हूं, तो सोल्यूशन भी बता रहा हूं। भाई आप देखिए कि अमेरिका इतना शक्तिशाली देश था और मिसेस गांधी ने परवाह नहीं की और पाकिस्तान को घुटने पिला दिया। क्या दिक्कत आ रही है हमारे इस प्रधानमंत्री को? आपने तो क्या कौन से स्ट्राइक किया था उस टाइम? सर्जिकल स्ट्राइक। वो तो आपने विद इन नो टाइम, बादल थे, सब कुछ था और साइंटिस्ट मना कर रहे थे, एक्सपर्ट मना कर रहे थे। आप लोग तो चाह ही रहे हो कि झगड़ा हो जाए पड़ोस में। झगड़ा क्या हो रहा है? $18.2 बिलियन का आप उनसे बिजनेस कर रहे हैं, आप बिजनेस के भी दबाव नहीं बना पा रहे हैं उनके ऊपर। तो सवाल इस बात का है कि आपकी पॉलिसी खराब। आप अब आपके लोग क्या कर रहे हैं कि जो अल्पसंख्यक का तो भी गुस्सा आपको दिखलावटी मानता हूं मैं, वो यहां उतार दे रहे हैं, यहां के अल्पसंख्यक के साथ कि चलो ठीक है वहां तो आप ये चाहते हैं कि एक डिसाइसिव एक्शन लिया जाए। बिल्कुल, उसमें कहने वाली बात ही नहीं होनी चाहिए। क्या ऐसे हालात हैं कि हम वहां पर? आप सोचिए 27 अगस्त 2024 को अंसारुल्लाह, कौन से रहमानी करके था, जशीमुल्लाह रहमानी, अलकायदा जो समर्थक संगठन, वो उसको रिहा कर दिया। आपने क्या किया गवर्नमेंट ने यहाँ की? ऐसे तो बहुत चिल्लाते हैं आप। बांग्लादेश जो आपका इलाही था, जो गवर्नमेंट था, जिसको नोबेल अवार्ड विनर बोलते हैं मोहम्मद यूनुस साहब को, उनकी सरकार में आने के बाद 27 अगस्त 2024 को सबसे अक्षम और नकारा इंटरिम गवर्नमेंट का मुखिया आप कह रहे हैं ना, अभी तो सब लोग कह रहे हैं मोहम्मद यूनुस। तो अब आप देखिए फेक फ्रॉड आदमी ने अलकायदा के समर्थक, वो आदमी हिंसा परस्त है, जशीमुल्लाह रहमानी को रिहा उसने बांग्लादेश को और बर्बाद कर दिया। तो सवाल ये कि ये कौन लोग हैं? ये वही लोग थे सबसे खराब इंटरिम चीफ जब बांग्लादेश की हिस्ट्री का। वही लोग थे जो उस टाइम भी पाकिस्तान के साथ थे, जो आज बांग्लादेश में वहां की अदालत को और राष्ट्रपति चाहिए मोहम्मद यूनुस को बर्खास्त कर, जहां के अवाम अपने हटा दे उसको। एक बैंकर कैसे देश चला सकता है? सुन लीजिए, अकल ही नहीं उसको। थोड़ा आपको भी आ गया, बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे, हटाओ उसको। बोल रहा हूं, जहां की सरकार अपने राष्ट्रपिता मुजीबुर रहमान की प्रतिमा को जमींदोज कर सकती है, उस देश के लोगों से आप उम्मीद करते हैं कि हिंदुओं का कोई वो करेगा? ये जरूरत आएगी सरकार को आगे आना पड़ेगा। हम तो सरकार के साथ चाहते हैं कि भारत दखल दे। अब आप इसी में खुश हो रहे हो कि संभल में 4 मुसलमान मार दिए, 2 यहां मार दिए, तो अब तो फिर आपका अपनी आइडियोलॉजी है। मेरा सीधा मानना यह है कि संभल के डीएनए ना चेक करिए। ओके, वीरेन जी आ गए डिबेट में। भाई वीरेन जी, ये बांग्लादेश में इतना कुछ हो रहा है और हम केवल यहाँ मार्च निकाल रहे हैं, कैंडल मार्च चलेगा, ये डंडा कब चलेगा यूनुस पे?
बिल्कुल, देखिए भारत में पूरे हिंदू समाज में इस बात को लेकर आक्रोश है कि बांग्लादेश में हिंदू समाज के लोगों पर अत्याचार हो रहा है। उनके घर जलाए जा रहे हैं, उनको मारा पीटा जा रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, तमाम लोगों को जेलों में ठूसा गया है और इस पर लगातार ऐतराज चल रहा है। और इस देश में देखिए बांग्लादेश का अचानक से ये बर्ताव भारत जैसे देश के लिए ये दर्शाता है कि भारत एक मजबूत देश है और जब कोई व्यक्ति बुलंदी पर होता है तो हवाएं भी उसकी दुश्मन बन जाती हैं। जिसको हमने पैदा किया, संरक्षण दिया, आज वही हमें आग दिखाने लगा। ये बड़ी एहसान फरामोशी वाली बात है। उसकी आबादी कितनी है? 17 करोड़ के लगभग है। उत्तर प्रदेश से भी छोटा है बांग्लादेश, लेकिन पड़ोसी मुल्क है इसलिए हम उसका सम्मान करते हैं। चाहे राम हो, कृष्ण हो, बुद्ध हो, महावीर हो, सबने अहिंसा का रास्ता चुना। पड़ोसियों के लिए आदर सम्मान का भाव भारत ने हमेशा संदेश दिया, लेकिन वो उसको पचा नहीं पा रहे हैं। तकलीफ इसी बात की है कि जब भी युद्ध होगा, जब भी शक्ति होगी तो बर्बादी बांग्लादेश की ही होगी। जो देश आगे बढ़ रहा था, जिसकी अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही थी, उसमें एक एक्सीडेंट हुआ और पूरा देश धड़ाम हो गया। बांग्लादेश बहुत पीछे चला गया, बर्बादी के कगार पर चला गया। धर्म की वजह से अगर किसी को निशाना बनाया जाएगा तो भारत के हिंदू समाज में आक्रोश फैलेगा। ये एकदम सच्चाई है, इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता। तख्ता पलट हुआ तो अपने घर को संभालो। इस नफरत की बेस पर कि हिंदुओं को मारो और कब्जा करो, ये नहीं चलने वाला है। ब्रजेश जी, नफरत जो है आज इस्कान मंदिर के बारे में कहा जा रहा है। इस्कान मंदिर ने कभी नफरत नहीं फैलाया, लेकिन बांग्लादेश में उसे नफरत फैलाने वाला करार दिया गया। जिस पाकिस्तान की अराजकता को खत्म करने के लिए हमने बांग्लादेश का साथ दिया था, वही बांग्लादेश आज पीछे से हाथ मिलाए हुए है। भारत कोई कमजोर देश नहीं है। ये जो 72,000 करोड़ का राफेल खरीदा गया है, ये खाली हवाई पट्टी पे खड़ा करने के लिए नहीं है। अगर न माने तो कुछ दिन बांग्लादेश के आसमान में घुमा ही दे कम से कम, तो कुछ तो जो है आवाज़ से असर हो जाएगा जो वहाँ पर थोड़े मोड़े लोग बोल रहे हैं। लेकिन आज अगर सरकार से विपक्ष कुछ चाहता है तो पूरे इंडिया गठबंधन को मिलकर संसद में प्रस्ताव लाना चाहिए और सरकार मजबूरी में जवाब देगी। ये एक बढ़िया कदम हो सकता है और इससे भारत की स्थिति और ज़्यादा स्पष्ट होगी। लेकिन अभी तो संसद चली नहीं पा रही, संसद ठप है। हम लोग बात ये कर रहे हैं कि हमारे यहाँ आक्रोश है, लोग पीड़ा में हैं, दुख होता है कि हमारे यहाँ लोगों को मारा काटा जा रहा है। अहिंसा को परम धर्म कहा गया है, लेकिन अगर धर्म पर खतरा आ जाए तो उसके खातिर हिंसा करना सबसे पहला कर्तव्य है और ये शास्त्रों में भी लिखा है, तो इसमें कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये भी बात सच है कि देश की रक्षा हमेशा सेनाएं नहीं करती हैं। देश की रक्षा की जिम्मेदारी सेनाओं के साथ साथ इस देश के आम नागरिकों की भी है। जी बीरेन जी, और इसमें सबको आगे आना होगा, ये पूरे देश का काम है। कहते हैं ना कि जिंदगी अपने कंधों पर जी जाती है। भारत इस पूरे एशिया में अपने कंधों पर आगे बढ़ रहा है। अगल बगल के देश पीछे रह गए तो उसमें हमारी कोई साजिश नहीं है, लेकिन वो नफरत की भावना एक जो पनपी है, उसी के नतीजा बांग्लादेश में हम देख रहे हैं। लेकिन इस बात पर भी हैरत होती है कि फिलिस्तीन पर तमाम सारे प्रदर्शन होते हैं, तमाम सारे लोग बोलते हैं, लेकिन बांग्लादेश के हिंदुओं पर अत्याचार पर और सारे दलों को भी बोलना पड़ेगा। ये बात इस देश के भीतर की है, हमारे मतभेद किससे क्या है, लेकिन जब देश के बाहर कोई बात आएगी
तो हिंदू मुसलमान सबको इस बात पर एकजुट होना चाहिए। जी वीरेंद्र जी। फिलहाल जो लोग आज इस उम्मीद में है कि वो भारत का कुछ बिगाड़ लेंगे तो वो खुद नष्ट हो जाएंगे, शमशान बन जाएंगे, आर्थिक रूप से टूट जाएंगे। बहुत बढ़िया। सुनिएगा कि जो आज हिंसा फैला रहे हैं कि जलता हुआ एक जहान पीछे छोड़ गया और रोता हुआ एक आसमान पीछे छोड़ गया। मेरे घर आया था वो अपने नफरत के मजहब लेकर, वो गया तो खून के निशान पीछे छोड़ गया और वो इंसान ही था, कारवा था नफरत का, जहां से भी गुजरा एक शमशान पीछे छोड़ गया। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना फीडबैक, ओपिनियन और पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशंस हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों, डिबेट का दूसरा चरण प्रारंभ करते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता आलोक अवस्थी मेरे साथ मौजूद हैं। आलोक जी, अब तो आपके पास अपोजिशन का और पूरे देश का मैंडेट है, आप रूलिंग पार्टी हैं, आप पहल करिए और वहाँ हो रहे हिंदुओं के अत्याचार को कैसे भी हो रुकवाइए, ये आपकी जिम्मेदारी है। ब्रजेश जी, लोकतंत्र में लोकसभा एक मंदिर के रूप में स्थापित है। उस मंदिर पर अगर हम इस बात की चर्चा करते बांग्लादेश पर, तो किसी ने कोई नोटिस नहीं दिया है। कांग्रेस नोटिस किस पर दे रही है? अडानी पर दे रही है। समाजवादी पार्टी नोटिस किस पर दे रही है? संभल पर दे रही है। और सोरोस जो भारत को विघटन करना चाहता है, मोदी सरकार को हटाना चाहता है, उसके ब्लूप्रिंट में सोनिया गांधी जी का नाम आया है। मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस के प्रवक्ता, विद्वान प्रवक्ता हैं, कि राहुल गांधी जी अगस्त में लंदन में थे और खालिदा जिया की बेटे तारिक रहमान से उन्होंने क्यों मुलाकात करी थी इस बांग्लादेश ऑपरेशन से पहले, और क्या एजेंडा था उनका मिलने का, इसको उन्हें स्पष्ट करना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं कि जो यूनुस आज जो है हिंदू विरोधी नीति और एक भारत विरोधी नीति को लेकर चल रहे हैं, उनके साथ राहुल गांधी जी की तमाम फोटो पाई जा रही हैं, वो यूनुस जी से कौन सी सलाह और मशवरा लेते थे कि भारत में कैसे विघटन पैदा किया जाए, मैं पूछना चाहता हूं। मैं पूछना चाहता हूं कि सुनीता विश्वनाथन एक भारत विरोधी एजेंडाधारी सोरोस की जो है चेली, जो भारत के खिलाफ और भारत को इस्लामी फोबिया के कारण पे जो विषय उठाती है, क्लोज डोर मीटिंग जो है राहुल गांधी अमेरिका में जाकर कर रहे थे, क्यों कर रहे थे? वो भारत के साथ जो है कौन सी रणनीति बनाता है, इसका जवाब देना चाहिए। कांग्रेस के शासनकाल में मनमोहन सिंह जी के सामने जब प्रधानमंत्री थे, राहुल गांधी चीन की पार्टी के साथ कौन सा एग्रीमेंट करने गए थे, किस हैसियत से गए थे, ये कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए। क्योंकि भारत जब जब स्ट्रांग हुआ है, कांग्रेस अपनी जीत नेता को तो आपके मुताबिक बांग्लादेशियों पर अगर अत्याचार हो रहा है तो जॉर्ज सोरोस जिम्मेदार है, जिनके नाम आपने गिनाए वो जिम्मेदार है, एंड राहुल गांधी रिस्पॉन्सिबल है। मैं तो एक सवाल खड़ा कर रहा हूं, भारत विरोधी इल्हान उमर है। इल्हान उमर का काम है कि कश्मीर को भारत का अंग नहीं मानती है और 370 खत्म समाप्त होने पर उसका विरोध करती है। उसके साथ मुझे तो लगा कुछ डिसाइसिव आज एक्शन की बात आप करोगे। एक सेकंड, कोई बीच में नहीं खड़े कर रहा हूं आपके सामने, बीच में नहीं, कोई बीच में नहीं। ब्रजेश जी, देखिए ब्रजेश जी, भारत सरकार है, मजबूत हाथों में। भारत सरकार अपने समय पे अपने निर्णय ले रही है। कूटनीतिक निर्णय पब्लिक डोमेन में चर्चा में नहीं किए जाते हैं। राजनीतिक पार्टी होने के नाते हम भी नहीं कर सकते हैं। सरकार का काम सरकार कर रही है, हम जनजागरण कर रहे हैं। पर ये तो कह सकते हैं ना कि यस, जरूरत पड़ेगी तो डिसाइसिव एक्शन। सवाल खड़ा कर रहे हैं, आप कहिए कि अगर जरूरत पड़ेगी डिसाइसिव एक्शन लेंगे। डिसाइसिव एक्शन भी जो, थैंक यू, रुक जाइए, आप बीच में बोलिए। जो भी कानून सम्मत होगा, भारत सरकार की विदेश नीति होगी, हमारा विपक्ष हमारे साथ में खड़ा होगा, हम जरूर लेंगे। धन्यवाद। लेकिन एक भी बयान असदुद्दीन ओवैसी ने दे दिया हो बांग्लादेश के हिंदुओं का, तो गिरिराज सिंह से मिल रहे हैं, एक भी बयान राहुल गांधी ने दे दिया वहां के। धन्यवाद सर, बहुत शुक्रिया। एक भी बयान अखिलेश यादव ने दे दिया। धन्यवाद सर, धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। आलोक जी, डिबेट सिस्टमैटिक बढ़ाएंगे। आज बहुत अच्छी डिबेट आप सब कर रहे हैं, इस देश के हित के लिए डिबेट है। बताइए भाई सुरेंद्र राजपूत जी, सब राहुल गांधी जिम्मेदार। ये लीजिए, ये मोहम्मद यूनुस हैं। कौन है इनके साथ? मोदी जी। अच्छा, राहुल गांधी जी को कहने वाले, एक बार जरा देख लो भैया, ये रहे मोदी जी, क्या दे रहे हैं, क्या ले रहे हैं। रुक जाइए, आलोक भाई बड़े भाई हैं हम लोगों के, अटल जी के साथी हैं, तो अगर होगा इनके पास नहीं होगी फोटो तो हम भेज दें, बिल्कुल है, हमारे पास है सब कुछ। एक बात। दूसरी बात, हम एक चीज कहते हैं,
इल्हान उमर, फलाना आदमी, ढिमकाना सरोस, इन सारी बातों में भैया 11 साल से सरकार आलोक अवस्थी की है, भाजपा की है, मोदी जी की है। अगर मोदी जी कायर हैं, मोदी जी डरपोक हैं, मोदी जी के पास हिम्मत नहीं है, सत्ता छोड़े हम कर देंगे। छापा डालते हैं तो फिर कहोगे कि जो है छापा देखिए, छापा एक सेकंड नहीं बीच में बोलिए आलोक जी प्लीज, मैंने इनको आपके बीच में बोलने नहीं दिया। मैं फिर से कहता हूं कि 11 साल से जिस आदमी की सरकार है, अगर वो सरोस को नहीं पकड़ पा रहा, इल्हान उमर इनके दोस्त के पार्टी की एमपी है, डोनाल्ड ट्रंप की एमपी है, और उसके बाद मैं आपको जिम्मेवारी से कहता हूं तो ये लोग सत्ता छोड़ दें, हम कर लेंगे। एक बात आ रही है बांग्लादेश की, हम तो कहते हैं 11 साल से आपकी सत्ता, कोई काम हमने गलत किया। राहुल गांधी बता देते, 2008 बताते हमसे समझौता। अरे भैया चीन के मानस पुत्र ये 18 बार चाय पिला में, झूला झूला में, वहां के आरएसएस को भी भेजें, वहां पर शिवराज सिंह चौहान को भी भेजें। नरेंद्र मोदी जी का ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि चीन की राष्ट्रभाषा यानी मैंडलिन को हम गुजरात की दूसरी भाषा करेंगे, और चंदा चाइनीज का मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का आधिकारिक स्टेटमेंट है कि चीन की जो भाषा है वो गुजरात की दूसरी राजभाषा होगी। एक हाँ, और चीन से यूनिवर्सिटी से हम लाएंगे चीन की यूनिवर्सिटी को यहाँ। और तीसरी बात, वडनगर की और जी जिनपिंग के गांव की रिश्तेदारी है, आपस में भाई भाई। हाँ, मोदी भाई भाई, धन्यवाद। और इन्होंने लूट की कमाई मिलकर खाई। आज बात करते हैं ये लोग, उत्कर्ष जी आज बात करते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश पर बात करने के लिए 56 इंच की छाती नहीं चाहिए, इंदिरा गांधी की हिम्मत चाहिए जो हम में है और आप लोगों में नहीं है। कायर लोग है इंदिरा गांधी जी की हिम्मत। ओके उत्कर्ष जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं क्या ये डिसाइसिव एक्शन का वक्त है इंडियन गवर्नमेंट के लिए? उत्कर्ष जी गो अहेड। नहीं, डिसाइसिव एक्शन जो है ना वो डिप्लोमेटिक होगा। डिसाइसिव एक्शन का मतलब ये नहीं होता है कि आप युद्ध ही कर दीजिए, आप जहाज ही बम ही गिरा दीजिए। डिसाइसिव एक्शन डिप्लोमेटिक होते हैं, और खास बात जो जरूरत होती है वो हमेशा ट्रैक टू डिप्लोमेसी ऐसे टाइम पे काम करती है। देखिए मैं आपको बताऊं, आपने मेरे इंट्रो में जो कहा, मैं बांग्लादेश की 2 यात्राएं मैंने की और 10-15 साल के वक्फे में की। वहां के समाज का मिजाज मैं जानता हूं, मैं ये कह सकता हूं लगभग 15-15 दिन के 2 टाइम निकालने के बाद। वहां के समाज का मिजाज ये नहीं है जो बांग्लादेश की खबरें रिफ्लेक्ट कर रही है। वहां पे खेल जो है वो इस वक्त उन ताकतों का है जो ताकतें भारत विरोधी हैं, वो मजबूत हो गई हैं। अब भारत सरकार को करना सिर्फ इतना है कि वो ट्रैक टू डिप्लोमेसी को बढ़ा दे, वो यहां के डेलीगेशंस को ज्यादा से ज्यादा बांग्लादेश में भेजे, और उसका जो दबाव पड़ेगा वही डिसाइसिव एक्शन है। चाहे आर्ट, लिटरेचर, कल्चर के लोग हों या पार्टियों के सांसद हैं, सबके बड़े अच्छे रिश्ते हैं। क्या ये सही वक्त है कि हम थोड़ा सा आर्थिक नाकेबंदी भारत सरकार या सैंक्शन लगाना शुरू करें बांग्लादेश पर? सैंक्शन लगाएं जी, हमें कुछ सैंक्शन लगाने चाहिए। सैंक्शन लगाना एक रास्ता हो सकता है, लेकिन अचानक आप जब सैंक्शन लगाएंगे तो आपकी अपनी इकोनॉमी जो खुद बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है उसके ऊपर असर। सैंक्शन तो हम बंगाल की खाड़ी पे सैंक्शन लगा सकते हैं, नहीं लगा पाए। स्ट्रेटेजिक लगा सकते हैं, हम बांग्लादेश की खाड़ी पर बंगाल खाड़ी पे लगा सकते हैं सैंक्शन। एक तरफ आप उसके नाक को दबाइए और दूसरी तरफ आप सहलाइए, वहां पे अपने लोगों को भेजिए। जितने ज्यादा डेलीगेशंस होंगे उतना ये मसला दबेगा। मैं पहले दिन से ये कह रहा हूं, बात से मानने वाला आदमी कहां है? देखो एक बैंकर को सत्ता दे दी, क्या हाल कर दिया, पूरा देश को क्या हालत में पहुंचा दिया। पुअर फेल्ड, नहीं नकारा, अक्षम, अयोग्य प्राइम मिनिस्टर। नहीं, वो पॉलिटिकल आदमी है ही नहीं, वो एक इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने कुछ सर ही इज अ पपेट। उनका सम्मान बांग्लादेश में पिट्ठू है सर, कुछ नहीं है, वो पिट्ठू है, वो पिट्ठू बन गया है, उसके ऊपर इतने दबाव पड़ गए हैं। पहले भी सर पिट्ठू था, वो जब नोबेल पाया था तब भी पिट्ठू था। पता नहीं क्यों उसको बहुत ज्यादा लोगों ने यहाँ पर प्रोपोगेट किया और बताया बड़ा उन्होंने। अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स, बांग्लादेश की जो इकोनॉमी है जो अभी इतनी बड़ी तादाद उसमें बढ़ी है, उसमें यूनुस का रोल रहा है, लेकिन वो पॉलिटिकल लीडरशिप के लायक नहीं है। ये तो वेस्ट के दबाव में वो बना बैठा है सर, उसमें कुछ नहीं सर,
कोई वो एडमिनिस्ट्रेटिव वेस्ट के दबाव में वो सिर्फ मैं अमेरिका देता और हूं। चाइना सुनील के जी, आप इनका समय लेना चाहें तो अगर ये दे दे ले एक लीजिए। लाइन अगर आप इनका समय लेना चाहते हैं? मैं नहीं लेना बोलिए। जी जी सुनील जी आप मुझे बताइए, देखिए उन्होंने दिया भी नहीं समय आपको। हाँ तो सुनील जी मैं आपसे जानना चाहता जी। हूँ, आलोक जी ने तो कहा कि अखिलेश जी क्यों नहीं चिट्ठी लिखते हैं, क्यों नहीं चर्चा करते हैं, आए पार्लियामेंट में बांग्लादेश पे चर्चा करें, आप तीसरी लार्जेस्ट पार्टी, क्यों नहीं बात कर रहे देखिए, हैं एक सर? आपने अच्छी बात कही बांग्लादेश को लेकर के कि जब क्षमतावान व्यक्ति नहीं होता है तो देश बर्बाद हो जाता है। जब क्षमतावान व्यक्ति नहीं होता है तो देश का किसान और देश की सीमाएं दोनों असुरक्षित हो जाती हैं। वो सिर्फ बांग्लादेश में लागू नहीं होता है, वो दुनिया के किसी भी देश में लागू होता है और अपने भी देश में लागू होता है। तो इसलिए देखिए, समाजवादी पार्टियों, मुझे लगता है आज की आपकी डिबेट में जो सबसे अच्छा सार आया है कि पूरा देश सरकार के साथ है। सरकार किसके साथ है? क्या सरकार बांग्लादेश में उत्पीड़न सह रहे, अन्याय सह रहे, अत्याचार सह रहे, जेल जा रहे, मार खा रहे, अरे हम अपमानित एकता हो दिखा रहे हैं, देखिए हिंदुओं के साथ मार्च है या निकल नहीं रहे है? हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, कैंडल मार्च एकता दिखा रहे हैं हम लोग। अच्छा, हम कह रहे हैं ब्रजेश जी, जो आदमी फैसला लेकर के एक दिन के अंदर बांग्लादेश की स्थिति ठीक कर सकती है, जो सरकार भारत की, वो प्रदर्शन कर रही है लखनऊ में, दिल्ली में, कलकत्ता में। जन जागरण करेंगे, भाई जन जागरण करने से क्या बांग्लादेश की स्थितियां सुधर रही? क्या दबाव बनता है जो सर। जागरण करने से सुधरती हैं, वो जागरण कब करेगी सरकार? कौन सा जागरण चाहते हो आप? हम देखिए, मैं तो बता दिया मैं क्या चाहता हूं। ठीक बात ब्रजेश जी, हम लोग गांव के परिवेश के लोग हैं। जब दो लोगों में आपस में झगड़ा हो और ताकतवर आदमी उनकी पंचायत करता है ना, दोनों झगड़े बंद कर देते हैं। देश, भारत देश इस समय इतना ताकतवर है, जिस दिन चाहेगा उस दिन अन्याय 24 घंटे के अंदर रुक जाएगा। बहुत धन्यवाद लेकिन आपका। सरकार नहीं थैंक यू। चाहती। आसिम वकार साहब, क्या निर्णायक दखल का वक्त है जो साजन जी सजेस्ट कर रहे हैं? मैं अप्रिशिएट करता हूं, इन्होंने अच्छी बात कही। नहीं, उत्कर्ष सिन्हा जी ने कहा कि अपने लोग भेजना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं कि जो लोग यहाँ सड़कों पर हाथ में तलवारें अलवारें लेकर नारे लगाते हैं, इनको भेजना चाहिए। अब अवस्थी जी भेजेंगे नहीं, बॉर्डर खोल देना चाहिए। और यहाँ से जो लोग जुलूस निकाल रहे हैं, इनको भेजना चाहिए। आपको अवस्थी जी से क्या प्रॉब्लम? मैं देखता हूं जब आप उनको देखते हो डिबेट में, आपको उत्तेजना का शिकार हो जाते हो। सर, मैं अब अपनी बात कह रहा हूं। अगर भारत के प्रधानमंत्री जी, भारत की सरकार चाहे तो हम लोग जाने को तैयार हैं बांग्लादेश, अपने हिंदू भाइयों को बचाने के लिए। ओवैसी साहब भी नहीं, समझिए, मैं जाने को तैयार हूं, लेकिन बीजेपी के लोग नहीं जाएंगे। आप कह लीजिए अभी टाल मटोल, बिल्कुल जाएंगे सर, क्यों नहीं जाएंगे? हमारे भाई हैं सब वो। ओवैसी जी से एक बयान तो दिलवा दो, करे ओवैसी जी से एक बयान तो दिलवा दो हिंदुओं के समर्थन में। वो तक नहीं दे पा रहे हो सर, एक बयान नहीं दे पा रहे हो। समझ लेंगे आपस में। बड़ी सर, क्या चौड़ी बातें नहीं, कर रहे एक हो। मिनट, क्या भारत जैसे महान देश के प्रधानमंत्री क्या ओवैसी साहब के बयान पर डिपेंड कर रहे हैं? मतलब ओवैसी बयान देंगे तो प्रधानमंत्री एक्शन लेंगे। ताकत मिलती है दे रहे हो यहाँ कमजोर बैठ प्रधानमंत्री करके। है देश के। भारत का प्रधानमंत्री भारत के संविधान से बंधा हुआ है और उसके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो अपनी विदेश नीति के तहत काम करेगा। अरे बांग्लादेश के लिए धन्यवाद। कौन नियम ओके, पास ऑलराइट कर सर। दिया? सर, एक लाइन पूरी। मिनट सर, समय थोड़ा एक कम लाइन है। में, एक लाइन में। सर, शर्म कीजिए, देश का हिंदू आपको देख रहा है, पहले हिंदुओं को बचाएंगे या यहाँ बैठकर खाली नौटंकी की बात? ओके, ऑलराइट। अशरफ साहब जुदा वालों ये से सब खड़े बातें होने इनकी वालों को भी अवस्थी जी देख की रहा है। बेईमानी है। जो काम आपको फैसला करना होता है उसकी तो वही आज तक आप लूट रहे हैं। मेरा सिर्फ कहना, आप कहते हो पूरी दुनिया हमें सुनती है, शेख हसीना ने क्यों नहीं सुना आपकी? 11 साल आप उनके साथ आपने शेयर किया, 90% वोटों से कैसे वो जीत के आई थी सबको मालूम, पूरी दुनिया को। क्यों नहीं करेक्ट किया उन लोगों को जो वहां वैसी ताकतें वहां जिंदा थी? आज ये नौबत भी नहीं आती। तो सवाल इस बात का है, आपकी पूरी पॉलिसी, आपको इससे मतलब ही नहीं कि हिंदू मर रहा है कि हिंदू जी रहा है, आपको कोई फर्क नहीं। आपको सिर्फ एक राजनीतिक तरीके से हिंदू मुस्लिम लगातार करना है, बांग्लादेश को भी इंडिया में बुलाने की कोशिश कर रहे हैं आप। यही आपका एजेंडा, यही आपकी राजनीति। ओके, एक लाइन का 10 सेकंड, फिर 10 सेकंड आलोक हाँ, अवस्थी जी। सिर्फ एक लाइन। 10 सेकंड। आपने एक बात कही कि बांग्लादेश पर सैंक्शन क्यों नहीं लगते? भैया, अडानी को मरवाओगे क्या आप?
बांग्लादेश में अडानी जी का हित है व्यापारिक, आपको इसलिए तो हर जगह जाकर अडानी खोज के लेते आप हैं। जान लीजिए, आपको इसलिए अडानी ये लोग सिंड्रोम है। सैंक्शन नहीं लगा आलोक अवस्थी जी, सकते 10 क्योंकि सेकंड। ये लोग बहुत पैसे वाले लोगों के साथ आपके हैं। सम्मान में मैंने समय दिया, अब शांत हो जाएं। आलोक जी 10 सर सेकंड एक मिनट मैं दूंगा, आपको दूंगा पक्का, एक मिनट सर, पक्का दूंगा। आप टोक रहे हैं उनको, बात समझिएगा। सोरोज जो है उनको बोले नहीं, नहीं, आप टाइम दे लेना। मिलियन मेरी डॉलर बात खर्चा हो कर जाने रहा दीजिए, फिर है, जवाब दीजिएगा। उसके कहना टुकड़ों में पक्का पलने दूंगा वाले ये टाइम। कांग्रेस सर, मेरी बात हो जाने ये दीजिए, फिर जवाब कांग्रेस दीजिए। सिर्फ टुकड़ों में पलने वाले यही बात करेंगे जिसमें भारत में विघटन अरे सारी टुकड़ों आप में बोलिए, जिंदगी आप पलते रहे बोलिए। अंग्रेजों की, हमका आप बता बोलिए। रहे हो टुकड़ों में पलने वाले। आप बोलिए, आपकी आवाज जा रही है, पूरी बात की जा भारत रही के है। राहुल प्रधानमंत्री गांधी कांग्रेस आप बोल दीजिए, भारत आपकी के बात जा रही है। प्रधानमंत्री बांग्लादेश में इसलिए कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, एक्शन नहीं ले रहे हैं कि जनाब अडानी साहब का झारखंड के गोड्डा में जो बहुत प्लांट बहुत लगा हुआ धन्यवाद, है, बहुत बहुत शुक्रिया। इलेक्ट्रिसिटी आप सप्लाई सबका करने बहुत का, बहुत धन्यवाद, बहुत उससे बहुत पैसा शुक्रिया। कमा रहे हैं बहनों प्रधानमंत्री। भाइयों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबका भी बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि कुछ निर्णायक दखल भारत की सरकार बांग्लादेश की इस सबसे अक्षम, अयोग्य, नकारा इंटरिम सरकार के खिलाफ जरूर लेगी और हिंसा को रोकेगी। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।